नमस्ते। आप सब लोगों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऋतु के अनुसार उत्क्रमण करने वाली पवनों के बारे में, यानी कि दिशा, यानी कि मानसून क्या है। मानसून पवनों के उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जाना था कि भारतीय है मौसम या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रभावशाली जो कारक है वो है हमारा मानसून। ठीक है, मानसून हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक है। और मानसून को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकांश प्रश्न इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आने वाली क्लासेस है, आज की क्लास और इसके बाद की जो अगली क्लास होगी, हम उसमें मानसून के विकास के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हमने बात करनी है मानसून के विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में कि किस किस सिद्धांत के अनुसार मानसून की विकास किस किस प्रकार से हुआ। अगर हम मानसून शब्द को समझने की कोशिश करें तो मानसून माने क्या है, तो आपने कई किताबों में पढ़ा भी होगा। मानसून जो है, मानसून जैसे कि यहां पे लिखा गया है, अरबी भाषा के शब्द, अरबी एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा के शब्द मौसीम से बना है। किससे बना है? मौसीम से बना है। मौसीम, मौसीम का मतलब होता है अरबी भाषा में ऋतु। ऋतु क्या होता है? ऋतु, यानी कि ऐसी पवनें जो ऋतु के अनुसार या ऋतु द्वारा नियंत्रित होती है। अब अरब नाविकों द्वारा 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में, अरब नाविकों द्वारा 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में अरब सागर में जब नौगमन किया जाता था, तो उनके नौगमन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी पवनें देखी जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में उत्क्रमण, यानी कि परिवर्तन, 180 डिग्री तक का उत्क्रमण। यानी कि उत्क्रमण माने कैसा? उत्क्रमण यानी कि परिवर्तन कर रही थी, और वो उत्क्रमण कितना होता था? लगभग 180 डिग्री तक का, यानी कि बिल्कुल रिवर्स हो जाती थी ऋतु के अनुसार। रिवर्सल हवाओं के लिए किया गया जो मौसम या ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती थी, तो मौसम शब्द की उत्पत्ति वहां से हुई। मानसून ऋतु के अनुसार उत्क्रमण का मतलब होता है, मानसून में ऋतु अनुसार उत्क्रमण देखा जाता है। मानसून जो है उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ऋतु के अनुसार परिवर्तन देखा जाता है। दूसरा, यदि हम मानसून को समझने का प्रयास करें तो मानसून के विकास में हम उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांतों को समझ सकते हैं। सिद्धांत, मानसून की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत हम समझ सकते हैं, और वो सिद्धांत निम्नलिखित है। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों को दो ग्रुपों में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप है चिरसम्मत सिद्धांतों का, यानी कि क्लासिकल थ्योरी का, और दूसरा ग्रुप है आधुनिक सिद्धांतों का। यानी कि पहला जो ग्रुप है वो है, इसको चिरसम्मत सिद्धांत, या इसको कई बार पारंपरिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारंपरिक सिद्धांत भी कहते हैं। चिरसम्मत सिद्धांतों को, इन दोनों शब्दों के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं क्लासिकल थ्योरी।
और इस क्लासिकल थ्योरी में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, वैसे तो अरब भूगोलवेताओं द्वारा भी सिद्धांत दिए गए, अल मसूदी द्वारा इसको स्टडी किया गया, पर इसको एडमंड हेली द्वारा इसको अध्ययन किया गया, जिसके लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तापीय सिद्धांत। बहुत ध्यान से लिखिएगा। तापीय सिद्धांत को हम बोलते हैं थर्मल थ्योरी। थर्मल थ्योरी। तो थर्मल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून क्या है? एक क्लासिकल सिद्धांत है जो 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में एडमंड हेली साहब ने, इसने एडमंड हेली साहब ने एडमंड हेली साहब ने दिया। ठीक है, तो पहला तो ये चिरसम्मत सिद्धांत है, इसमें तापीय सिद्धांत प्रमुख है, प्रबल है, जो हमको बताता है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा, आधुनिक सिद्धांतों को फिर 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, और इसमें पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? डायनामिक थ्योरी। क्या है? इसको हम वायु राशि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम एयर मास थ्योरी भी बोलते हैं, एयर मास थ्योरी, या कई जगह इसको डायनामिक थ्योरी भी लिखा गया है, यानी कि गत्यात्मक सिद्धांत। याद रहे, ये सारे सिद्धांत एक ही हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से इनको प्रचारित किया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे सिद्धांत एक ही हैं। जो मैं लिखवा रहा हूं उनके अलग अलग नाम लिखवा रहा हूं, चाहे इसको आप वायु राशि सिद्धांत बोल लो या गत्यात्मक सिद्धांत बोल लो, या इसको इंग्लिश में लिखा जाता है डायनामिक थ्योरी। क्या लिखा जाता है? डायनामिक थ्योरी। ठीक है, या इसको कई जगह लिखा गया है ITCZ थ्योरी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी, अंतः उष्ण अभिसरण सिद्धांत। अंत्य अभिसरण सिद्धांत, या इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी, ITCZ थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी बोल लो, डायनेमिक थ्योरी बोल लो, या फिर वायु राशि सिद्धांत बोल दो, तीनों ही एक हैं। अगर आप माजिद हुसैन पढ़ो, सुदीप्ता अधिकारी पढ़ो, सॉरी सुदीप्ता अधिकारी बोल रहा हूं, अलका गौतम पढ़ो, या फिर आप सौमिंदर सिंह पढ़ो, या फिर आप पढ़ लो DS लाल पढ़ लो, RC तिवारी पढ़ो, या फिर खुल्लड़ पढ़ लो, अलग अलग नाम के, पर अलग अलग उसको फाइंडिंग में बता रहा हूं कि ये ऐसे है। अगर ITCZ थ्योरी बोल रहा है तो इसका मतलब तुरंत समझ जाओ कि वो एयर मास सिद्धांत है, या फिर वो आपका क्या है? गत्यात्मक सिद्धांत है, डायनामिक थ्योरी है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सिद्धांत की आवश्यकता कब कब पड़ी। अब एक चीज देखिए, दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है इसमें? दूसरा सिद्धांत इसमें है जेट स्ट्रीम थ्योरी। कौन सी है? जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट धारा या पवन सिद्धांत।
इसको हम जेट स्ट्रीम थ्योरी कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, कई किताबों में कंफ्यूजन कर रखा है, बहुत कंफ्यूज कर रखा है कई किताबों में, पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं समझाऊंगा उसको, बहुत बारीकी से समझना। दोनों ही जेट स्ट्रीम सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत जो है वो है हमारा कोटेश्वरम थ्योरी। इसका जो तीसरा सिद्धांत है वो है, तीसरा सिद्धांत जो है हमारा वो है तीसरा सिद्धांत हमारा है तिब्बत का पठार सिद्धांत। पठार सिद्धांत, इसको कोटेश्वरम थ्योरी सिद्धांत भी बोला जाता है, कोटेश्वरम सिद्धांत भी बोला जाता है, कोटेश्वरम सिद्धांत भी बोला जाता है। और ये 1958 में दिया गया था। जेट स्ट्रीम सिद्धांत 1951 में दिया गया था। और आईटीसी जेट सिद्धांत, सॉरी थोड़ा गलत हो गया मुझसे, ये 1949 में, और आईटीसी जेट सिद्धांत 1951 में दिया गया था। और इनकी समय भी याद रख लो। तो ये तीनों सिद्धांतों को हम पढ़ने वाले हैं आज, पर इसमें हम आज तिब्बत का पठार सिद्धांत कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है, और कोशिश करूंगा कि ये तीनों सिद्धांत आपको सही से समझा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको आप डायग्राम दिख ही रहा होगा, इस प्रकार से हमारा ये है सिद्धांत समझने का वो है। तो 3-4 सिद्धांत हैं हमारे। अब इसमें तुम बोल सकते हो सर इसमें एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन वाला कॉन्सेप्ट कहां गया, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वो मैंने बताया था मानसून के ओरिजिन के ऊपर बात नहीं है करता, वो मानसून कब प्रबल और कब कमजोर होगा उसके बारे में हमको अच्छे से समझाता है। तो ये तीनों चारों सिद्धांत जो है मानसून के ओरिजिन को समझाते हैं, इसीलिए अभी हम इनको पर फोकस करेंगे। हाँ, मानसून किस साल कम रहेगा या मानसून किस साल कम बरसेगा, उसके लिए हम एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन थ्योरी पढ़ते हैं कि किस साल 3 साल में एक बार मानसून अपनी प्रवृत्ति दिखाता है, कई बार कमजोर रहता है, कई बार स्ट्रांग रहता है, कई बार डिफिसिट रहता है। तो फिलहाल मानसून के ओरिजिन के लिए प्रमाणिक 4 ये सिद्धांत हैं, इन चारों सिद्धांतों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। बचेगा जो ये वाला सिद्धांत, कोशिश करेंगे इसको अगली क्लास में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए मानसून का जो चिरसम्मत सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत जिसको मैंने बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी। अब ऐसा नहीं है कि भारत के जो ऋग्वेद है, भारत का ऋग्वेद है या फिर बौद्ध ग्रंथों में मानसून के बारे में नहीं लिखा गया। ऋग्वेद, वेद, बौद्ध ग्रंथों और यूनानी ग्रंथों में भी हमारे को बहुत प्रमाण मिलते हैं मानसून के लिखे हुए। पर मानसून का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन जिसने किया वो करा था अरब स्कॉलर्स ने, अरब भूगोलवेताओं ने। मानसून का सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन, मानसून का सबसे पहले प्रथम वैज्ञानिक व्याख्या क्या हमें
अरब भूगोलवेताओं के कार्यों में मिलती है। और इसमें भी अल मसूदी कौन थे? अल मसूदी। अल मसूदी बगदाद के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में भ्रमण किया, और भारत में भ्रमण करके उन्होंने अल मसूदी ने इसको बताया। अल मसूदी इन्होंने मॉनसून नामक ग्रंथ लिखा था, और इन्होंने बताया था कि जो मॉनसून कुछ नहीं है, ये समुद्र समीर और स्थल समीर है। इनके अनुसार जो मॉनसून जो है वो क्या है? समुद्र व स्थल समीर है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से मानसून जो है गर्म पृथ्वी के, जब भारत के भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक गर्मी पड़ती है तो उस कारण जो है पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं और स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो इनका मतलब यह था। इन्होंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाया कि भाई पवनें जो है, ये पवनें गर्मी के कारण 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और स्थल से समुद्र की ओर। अल मसूदी का कार्य है, सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन दिया। उसके बाद 1686 में हम देखते हैं, 1686 में एक अंग्रेज भूगोलवेता, अंग्रेज कई बार इनको अंग्रेज भूगोलवेता भी बोल दिया जाता है, कई बार इनको अंग्रेज खगोल शास्त्री भी बोला जाता है। अंग्रेज खगोल शास्त्री ने भारतीय मानसून को समझने का प्रयास किया, और इन्होंने भारतीय मानसून को समझाने के लिए वायु दाब शब्द का प्रयोग भी किया। अब इनके सिद्धांत को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। वो क्या समझनी पड़ेंगी? देखिए, जब वायु गर्म हो जाती है, पहला तर्क है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वायु हल्की क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। तो वायु क्या हो जाती है? वायु जैसे गर्म होगी, गर्म होकर हल्की हो जाएगी। यानी कि जब वायु गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, और जब वायु हल्की हो जाती है तो वायु हल्की होकर वायु ऊपर उठती है। वायु क्या करती है? वायु ऊपर उठती है। वायु क्या करती है? ऊपर उठती है। वायु गर्म होके हल्की हो जाती है, और हल्की होके वायु क्या करती है? ऊपर उठती है। वायु ऊपर उठती है, वायु ऊपर की ओर उठती है। गर्म वायु जो है हल्की हो जाती है, और हल्की होके वायु क्या करती है? ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। ये कैसे है उठती है? आपने चाय की केतली तो देखी होगी। चाय की केतली में क्या होता है? जब भाप गर्म हो जाती है तो भाप क्या करती है? हल्की होके ऊपर उठती है ना। तो वायु जब गर्म हो जाती है तो हल्की होती है, हल्की होके ऊपर उठ जाती है। यानी कि जिस भी स्थान पर तापमान अधिक हो जाता है, उस कारण समीपवर्ती वायु भी हल्की हो जाती है। उस कारण समीपवर्ती या संलगित वायु भी
हल्की हो जाती है, हो जाती है, संलगित वायु भी हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है, और ऊपर को उठती है। संलगित वायु भी हल्की हो जाती है, तापमान अधिक हो जाता है, तो उस कारण समीपवर्ती या संलगित वायु भी हल्की, गर्म व हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म व हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? संलगित वायु भी गर्म व हल्की, गर्म व हल्की हो जाती है, और हल्की होकर हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। इस कारण क्या होता है, उस स्थान पर, अब क्या होता है, इस कारण उस स्थान पर वायु का निर्वात क्रिएट हो जाता है, वायु का भार कम हो जाता है, पर वायु भार कम होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र बनता है। तो यानी कि वायु दाब तापमान में सहसंबंध है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वायु गर्म होकर हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी, वायु गर्म होगी और गर्म होके ऊपर उठेगी, वायु गर्म हुई, गर्म होके वो हल्की हो गई, हल्की होकर वो ऊपर उठी, तो यहां पे निम्न वायु दाब बनेगा, वायु दाब बनेगा। यानी कि तापमान, उच्च तापमान और निम्न दाब में, तापमान और वायु दाब में, तापमान और वायु दाब में सहसंबंध है। यानी कि उच्च तापमान निम्न वायु दाब, अतः उच्च ताप बराबर निम्न वायु दाब, और निम्न तापमान, ताप बराबर उच्च वायु दाब। ठीक है, क्लियर हो गया? यही तो है। यानी कि सर्दियों में, इसका मतलब यह हुआ कि सर्दियों में उच्च वायु दाब रहता है, जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे उच्च वायु दाब रहता है, और जहां पे गर्मियां होती है वहां पे निम्न वायु दाब बनता है। क्लियर है? तो 1886 में एडमंड हेली साहब ने इसी तापीय संकल्पना, इसी तापीय कॉन्सेप्ट का यूज भारतीय मानसून को परिभाषित करने में किया। भारतीय मानसून को परिभाषित करने में उन्होंने उसका काम किया, और उन्होंने बताया कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध में उन्होंने बताया कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड बहुत अधिक है, इस कारण क्या है कि वायु तापमान का प्रभाव वायु राशियों में देखने को मिलता है, तापमान का प्रभाव वायु राशियों में देखने को मिलता है। तो उन्होंने बताया कि मानसून परिसंचरण का कारण क्या था, जल व स्थल के तापमान में भिन्नता के कारण। तो एडमंड हेली साहब का मानना था कि भारतीय मानसून जल व स्थल के विभिन्न तापमान का परिणाम है। किसका परिणाम है? विभिन्न तापमान का परिणाम है। उन्होंने बताया कि स्थल जल के मुकाबले जल्दी
से गर्म व जल्दी से ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। इसी कारण जब सूर्य, इसी कारण होते हैं, इसी कारण ऋतुओं ऋतुओं के अनुसार भारतीय मानसून का जन्म होता है, का जन्म होता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने सिद्धांत को दो ऋतुओं में बांट के बताया। अपने सिद्धांत को उन्होंने दो ऋतुओं में बांट के समझाया। इन्होंने बताया कि देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इन्होंने बताया ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। भूमध्य रेखा, -23.5 डिग्री, कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ही मकर रेखा। इन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ऋतु इन्होंने बताया ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि 21 जून के बाद, 21 जून के बाद आप बोल सकते हो, या सॉरी 21 मार्च के बाद भाई, जब सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, सूर्य उत्तरायण या नॉर्थ पोल, ये कब होता है, 21 मार्च के बाद। 21 मार्च तक तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बना रहेगा, और 21 मार्च के बाद वो पुनः दक्षिणी गोलार्ध से निकल के उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है। तो उत्तरी उत्तरायण मार्च में होना प्रारंभ करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जून तक सौर विकिरण की सीधी विकिरण के कारण है, सीधे विकिरण के प्रभाव में आने के कारण तप्त भूमि में बदल जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर निम्न वायुव्य छाप बन जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायु दाब बन जाता है। और इसी निम्न वायु दाब को भरने के लिए, इसी निम्न दाब को
भरने के लिए अरब सागर जो तुलनात्मक रूप से शीतल बना रहता है, तुलनात्मक रूप से शीतल बना रहता है वहां से पवन भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर चलती है। वह अरब सागर से जल ग्रहण करके वह अरब सागर से जल ग्रहण करके भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में वर्षा करती है। अब यहां पे ये जो उन्होंने बताया ग्रीष्म ऋतु का सिनेरियो, अब वो बता रहे हैं कि शीत ऋतु में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि उत्क्रमण होता है। शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में उत्क्रमण मैंने बताया, इसका मतलब होता है रिवर्सल। क्या होता है? उत्क्रमण माने होता है रिवर्सल होता है। शीत ऋतु में ठीक इसका उल्टा होता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य दक्षिणायन यानी कि मकर रेखा में सीधा चमकता है, मकर रेखा में सीधा चमकता है, तो क्या होता है? तो दक्षिण में हिंद महासागर अधिक तप्त हो जाता है और उत्तर भारत का मैदान शीतल बना रहता है। तो हिंद महासागर तुलनात्मक रूप से शीतल व भारतीय प्रायद्वीप थोड़ा यहां पे उल्टा हो गया, से गर्म हिंद महासागर तुलनात्मक रूप से गर्म व भारतीय प्रायद्वीप शीतल बना रहता है। इस कारण क्या होता है कि स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती है। इस कारण स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती, स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती है, जिसे हम शीतकालीन मानसून भी के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। याद करो तमिलनाडु की वर्षा, तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? शीतकालीन वर्षा से होती है ना? तो
तमिलनाडु क्या करता है, ग्रीष्म काल और शीतकाल दोनों में वर्षा प्राप्त करता है, और शीतकाल में तो अधिक वर्षा होती है वहां पे। तो ये उन्होंने समझाया कैसे कि ऋतुओं के अनुसार उन्होंने बताया, शीत ऋतु में इसके उल्टा होता है और ग्रीष्म ऋतु के उसका उल्टा होता है। पर इस सिद्धांत की आलोचना क्या थी, क्या थी इस सिद्धांत की आलोचना? देखिए, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, और हमने देखा कि हमारे मानसून में हमारे आलोचना क्या है। हम ये देख रहे हैं कि हमको जो ये सिद्धांत मिला, हमें जो ये सिद्धांत मिला थर्मल थ्योरी, जिसके बारे में हमने भी बात कर ली है, इस सिद्धांत में कुछ खामियां रही होंगी, तभी तो ये सिद्धांत बना। दूसरा डायनामिक थ्योरी बना, यानी कि आईटीसी जेट थ्योरी बना, फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम थ्योरी बना, फिर उसके बाद हमारा तिब्बतन कोटेश्वरम थ्योरी बनी। तो इस सिद्धांत में क्या कमियां थी? यदि हम देखें इस सिद्धांत की कमियां, तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि भारतीय मानसून केवल वायु दाब से प्रभावित नहीं है। भारतीय मानसून, कहीं आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर साहब एक बताइए कि एडमंड हेली साहब ने जो सिद्धांत दिया बहुत सरल और अच्छा सिद्धांत है और समझने में भी आ रहा है, फिर ऐसा क्या हो गया है कि एडमंड साहब की तो सिद्धांत अब उसकी प्रामाणिकता नहीं रह गई? उसका कारण यह है, यह ध्यान रखना है कि एडमंड हेली साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो वायु दाब के बनिस्पत दिया था। वायु दाब और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायु दाब और ताप में परिवर्तन के कारण होने वाले समुद्र सलील और स्थल समीर के परिवर्तन के कारण दिया था। परंतु भारतीय मानसून इतना सरलीकृत नहीं है। हम देखते हैं कि भारतीय मानसून में उच्चावच हिमालय, उच्चावच हिमालय, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप की आकृति, मैं बहुत जो बता रहा हूं बड़ा ध्यान से रखना, इस समय सिद्धांत क्रिटिसिज्म मिलता नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप की आकृति यानी कि शेप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, शेप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ, पर तब तक पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जाना नहीं, सही से नहीं गया था। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में तो जेट स्ट्रीम के अध्ययन के बाद ही समझ में आने लगा कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या। तो पश्चिमी विक्षोभ, फिर भी लिख लो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जैसे पश्चिमी विक्षोभ हो गया, भारतीय प्रायद्वीप की शेप हो गया यानी कि भारतीय प्रायद्वीप की आकृति हो गया, और हिमालय पर्वत यानी ओरोजिनी यानी पर्वत और उच्चावच, इनका जो है भारत के मानसून पर गहरा प्रभाव देखा गया। वो ऐसे देखा गया, यदि हम दक्षिण भारत की शेप देखें तो त्रिकोणाकार शेप है, और मानसून जो आता है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की जो तेगत से ये दो शेप में बढ़ जाता है। तो ये इसकी एक शाखा तो ये एक्सप्लेन कर रहा है ढंग से, पर दूसरी शाखा को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरा, उच्चावच पश्चिमी घाट अरब सागर के बिल्कुल समानांतर है। विदर्भ में कम क्यों बारिश हो रही है, जबकि विदर्भ में न्यूनतम तापमान हम देखें, विदर्भ का जो सेंट्रल इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो इलाका जो मैंने कल जिसके बारे में बात की थी, यहां पे तो अत्यधिक तापमान देखा जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र भी प्रॉपर बना रहता है, निम्न दाब का क्षेत्र भी प्रॉपर बना रहता है, उसके बावजूद भी यहां पे वर्षा क्यों नहीं प्राप्त हो रही? भाई एडमंड हेली के साहब के अनुसार तो निम्न दाब जहां पे बनेगा वहां वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि मानसून को वहां पहुंचना चाहिए, कोई भेदभाव किए बगैर या फिर इनडिस्क्रिमिनेटली वहां पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद हिमालय पर्वत भी मानसून को प्रभावित करते हैं, फिर पश्चिमी विक्षोभ भी भारतीय मानसून में आने लग गया। तो वो ये इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उनकी सिद्धांत, उनका सिद्धांत इन सब फैक्टर्स को
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमको एक नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। और ये सिद्धांत हमारे सामने जो है ITC-Z थ्योरी के नाम पे आया। और ये ITC-Z सिद्धांत आपको पता है, जिसको हम गत्यात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, फ्लोन साहब ने दिया था। किसने दिया था? फ्लोन साहब ने। तो जो दूसरा सिद्धांत है, ये सब आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए सन 1951 में फ्लोन साहब ने सन 1951 में एच फ्लोन ने एयर मास थ्योरी या इसको गत्यात्मक सिद्धांत दिया। क्या दिया? गत्यात्मक सिद्धांत दिया, जिसके बारे में पहले लिखवा चुका हूं। इन्होंने 1951 में एक सिद्धांत दिया, और इनका ये वो था कि ये अपने सिद्धांत में मैक्सिमम चीजों को समझाएं कि भाई भारतीय मानसून जो है क्यों आता है, और उसमें ये सब वेरिएबल भी एकोमोडेट हो जाए। तो इनका मानना था कि जो भारतीय मानसून है ये कुछ नहीं है, ये एक भूमंडलीय पवने हैं। इनके अनुसार भारतीय मानसून जो है, भारतीय मानसून भूमंडलीय पवन तंत्र है। अब ये भूमंडलीय पवनें कैसे कहते हो आप? भूमंडलीय पवनें क्या होती हैं? भूमंडलीय पवनों को बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। क्या बोलते हैं? विंड्स। इनका मानना था भारतीय मानसून कुछ नहीं है, केवल भूमंडलीय पवनें हैं। आपने सुना होगा भूमंडलीय पवनें, या फिर सनातनी पवनें, या फिर आपने एक वैकल्पिक शब्द और भी सुना होगा मेरी क्लास में, अगर आपने अटेंड करी होगी क्लास, उसको हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स। क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड, यानी कि स्थायी पवनें। स्थायी पवनें, चाहे आप स्थायी पवनें बोल लो, या आप सनातनी पवनें बोल लो, या फिर आप भूमंडलीय पवनें बोल लो, यह वह पवनें होती हैं जो पृथ्वी में 12 मास चलती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल पर 12 मास चलती हुई दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? तो फ्लोन साहब का जो मानना था, इनका मानना था कि जो भारतीय मानसून है क्या है? वो भूमंडलीय पवनें हैं। भारतीय मानसून क्या है? वो कुछ नहीं है, वो क्या है? भूमंडलीय पवनों का ही एक प्रकार है। भारतीय मानसून भूमंडलीय पवनों का ही प्रकार है। वो कैसे? यदि आप देखें तो हमारा जो पृथ्वी है इस प्रकार की है, ठीक है? थोड़ा सा शेप अच्छी नहीं बनी। मैं आपको भूमंडलीय पवनों के बारे में बताऊं तो हमारी जो पृथ्वी है, यदि हम उसमें भूमंडलीय पवनों को समझने का प्रयास करें तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, और इसके 10 डिग्री 0 डिग्री ये है, और ये 10 डिग्री और 10 डिग्री नीचे। भूमध्य रेखा की 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे हमको क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, या फिर भूमध्य रेखीय निम्न, सॉरी भूमध्य रेखीय, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा
हमारे वायुदाब पेटी और पवन तंत्र को, किसको समझना पड़ेगा? वायुदाब पेटियों और पवन तंत्र को समझना पड़ेगा। वायुदाब पेटी और पवन तंत्र को समझना पड़ेगा इस सिद्धांत को समझने के लिए। और आशा करते हैं आपको वायुदाब पेटी और पवन तंत्र के बारे में अच्छा ज्ञान होगा। और आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, वो डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना, ताकि आपको अच्छे से अब देखिए, जो सबसे पहली बेल्ट है हमारे पृथ्वी की, 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और 10 डिग्री अक्षांश साउथ, ये वाला इलाका है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र का। ठीक है, यहां पे दो तरीके की पवन चलती है, ये डोल ड्रम है, इस यहां पे पवन चलती है डोल ड्रम। डोल ड्रम एक शांत वायु है जो नीचे से धरती से लंबवत रूप से ऊपर उठती है, और इसी अक्षांश से अगर हम उत्तर की तरफ बढ़े तो ये हमारी 23.5 डिग्री की लाइन है। 23.5 डिग्री से लगभग 35 डिग्री के मध्य, 35 डिग्री नॉर्थ और यहां पे भी 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के मध्य हमारी जो पेटी है वो है उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। क्या है? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और यहां पे भी उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, दोनों उसमें। क्योंकि ये उच्च दाब पेटी है, इस पेटी से नीचे की तरफ एक पवन चलती है जिसको बोलते हैं वाणिज्य पवने। क्या बोलते हैं? ये चलती है वाणिज्य पवने। पवन, और इसी प्रकार से ये नीचे चलती है, इसी प्रकार से ये उच्च दाब से नीचे वाले इलाके में चलती है। यहां ये वाणिज्य पवन है। ये सारी क्या है? हमारी वाणिज्य पवन है, पवन। और इसी उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से नॉर्थ की तरफ पवन चलती है, इसे पछुआ पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारी है पछुआ पवन। क्या है? पछुआ पवन। और यहां पे भी हमारी क्या है? इस दिशा में चलती है, ये नॉर्थ में। पछुआ पवन, पछुआ पवन। और अंतिम जो हमारी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये प्रेशर बेल्ट हमारी 60 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य पाई जाती है। अभी इस सिद्धांत में इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ध्रुवों में। साढ़े 66 डिग्री साउथ। तो देखिए, वाणिज्य पवनें ऊपर से नीचे आ रही हैं, और यहां पे आप देखेंगे एक पवन और चलती है भूमध्य रेखा से बहुत धीमी गति से नॉर्थ की तरफ। एक पवन चलती है यहां पे, ये भूमध्य रेखा से
इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ पवने, बोलते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ पवन। ये कौन सी पवन चल रही है? भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ भूमध्य रेखीय पछुआ पवन चलती है, और ऐसे ही है यहां पे भी चलती है, इस तरफ भी चलती है। तो याद रहे, जिस स्थान पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवने, जिस स्थान पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवने और वाणिज्य पवने आपस में टकराती हैं, इसी को क्या बोला जाता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मैं दोबारा दोहराऊंगा, जिस स्थान पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवने और ये वाला इलाका एक फ्रंट बनता है, और यहां पे भी ये फ्रंट बनता है, जिन स्थानों पर ये दोनों पवनें टकराती हैं, इसी स्थान को क्या बोलते हैं? ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। कहां बनती है? जहां पर वाणिज्य पवन, आपको पता है कि वाणिज्य पवन क्या है? एक हमारी प्लेनेटरी विंड है। कौन सी विंड है? प्लेनेटरी विंड है। और पछुआ पवन भी हमारी क्या है? प्लेनेटरी विंड है। जहां पे वाणिज्य पवन प्लस कौन सी पवनें टकराती हैं? भूमध्य रेखीय या विषुवतीय पछुआ पवनें, जिसको बोलते हैं विषुवतीय पछुआ पवन आपस में कन्वर्जन करती है। कन्वर्जन माने टकराव करती है। इसको क्या बोलते हैं? अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोला जाता है, जहां पे ये दोनों टकराती हैं। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट? इसीलिए 1951 में फ्लोन साहब ने क्या बोला? भारतीय मानसून भूमंडलीय पवन तंत्र है। क्या है ये? एक भूमंडलीय पवन तंत्र है। उनका मानना था कि सूरज के उत्तरायण व दक्षिणायन होने से हमारे पृथ्वी के जो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, ये भी साउथ और नॉर्थ में मूव होते रहते हैं। यह भी साउथ और नॉर्थ में मूव होते रहते हैं। साउथ ऑफ नॉर्थ में मूव होते रहते हैं। कैसे मतलब भाई? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम देखें, उनका यह मानना था कि तापीय भूमध्य रेखा, उनका मानना था कि जो तापीय भूमध्य रेखा है, वास्तविक भूमध्य रेखा में मैच नहीं करती है। भारत जो विश्व की भूमध्य रेखा है, विश्व की जो भूमध्य रेखा है, ये वाली, ये तो भूमध्य रेखा है, पर उन्होंने बताया तापीय भूमध्य रेखा वह भूमध्य रेखा है जिस स्थान पर पृथ्वी में मैक्सिमम टेम्परेचर प्राप्त होता है। यानी कि इनका मानना था कि जो तापीय भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लगभग 20 डिग्री उत्तर में रिपोर्ट की जाती है। तो उन्होंने का मानना था कि जो तापीय भूमध्य रेखा कभी भी भूमध्य रेखा में नहीं होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा में तो अधिकतम सूर्य तप प्राप्त तो होता है, पर वहां पे अधिकतम तापमान नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि उस इलाके में वर्षा नहीं होती है। ज्यादा अधिक वर्षा होने के कारण उच्चतम तापमान नहीं पाया जाता। उच्चतम तापमान वहां पाया जाता है जहां पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट
सूर्य का प्रकाश धरातल को हिट करता है और आसमान बिल्कुल साफ होता है और वर्षा के कोई चांस नहीं होते। और वही यही कारण है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल, जैसे सहारा मरुस्थल, आटाकामा, जितने मरुस्थल हैं, थार मरुस्थल, ये तापीय भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। भूमध्य रेखा में तो सारे वर्षावन स्थित हैं, परंतु तापीय भूमध्य रेखा पर विश्व के सारे मरुस्थल स्थित है, सारे मरुस्थल स्थित है। तो इनका मानना था कि तापीय भूमध्य रेखा के अनुसार ही हमारे पृथ्वी के इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन उत्तर और दक्षिण की तरफ लगातार प्रवास करते रहते हैं। यही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यह जो ITCZ है, ITCZ 6 महीने ऊपर और तो 6 महीने नीचे रहता है। इसको उन्होंने बोला शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स। इसको समझे सिद्धांत को, ये सिद्धांत क्या बोल रहा है, आशा करते हैं आपको बेस तैयार हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट का। ये क्या बोल रहे हैं, इनका मानना था कि, आप लिखें, इनका मानना था कि ग्रीष्म आयान के समय, ग्रीष्म आयानांत, ग्रीष्म आयानांत समझते हैं आप क्या होता है? मैंने बताया था ना, यानी कि 21 जून के आसपास ग्रीष्म संक्रांति जिसे बोलते हैं ना, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को क्या घटना होती है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा में सीधा पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उत्तरी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी उत्तर में प्रवास कर जाता है। इनका मानना था चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड जल की तुलना में अधिक है, इसलिए यह ITC का विस्थापन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का विस्थापन बहुत बड़ी सीमा में होता है। इस कारण क्या होता है कि जो विषुवतीय पछुआ पवने हैं, विषुवतीय पछुआ पवने भी, इन्होंने अपने सिद्धांत में कोरोलेसिस बल की बात भी की थी, भी उत्तर को प्रवास करती हैं,
परंतु जैसे ही वह भूमध्य रेखा, अब यहां पे भूमध्य रेखा क्या है? जैसे ही वह भूमध्य रेखा को पार करती है, वो अपने कोरियोसिटी बल के प्रभाव के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे ही वह रेखा, भूमध्य रेखा को पार, यहां पे तो याद है, यहां पे क्या है? तापीय भूमध्य रेखा, यानी कि ये कौन सी भूमध्य रेखा की बात चल रही है? तापीय को पार करती है, यानी कि जैसे ही वो उत्तर की तरफ गमन करती है, वह कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाती है और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में, 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 भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में वर्षा करती है। तो इनका मानना था कि ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस द लैश ऑफ द मानसून। तो यानी कि सिंपल सा है कि ये भूमध्य रेखा थी और भूमध्य रेखा के प्रभाव में जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन था, जो भारत के कहीं नीचे था, वह सूर्य के उत्तरायण होने से थोड़ा सा शिफ्ट होके भारत के ऊपर स्थापित हो जाता है। और चूंकि भूमध्य रेखा भी, विषुवतीय पवनें भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही होती हैं, इस कंडीशन में ये पवनें सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा दाएं को मुड़ जाती है। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण, और अरब सागर से जल ग्रहण करके भारतीय प्रायद्वीप पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है, भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी ये कहती है। तो यानी कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी जो हमें ये बताती है कि इसके कारण जैसे ही ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भारत के ऊपर शिफ्ट करता है, इस कारण क्या होता है कि हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अधिकांश भाग में इसी पवन द्वारा, विषुवतीय पछुआ पवन और वाणिज्य पवनों के संयोग द्वारा ही मानसून आता है। माने कि भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त और सितंबर भर में जो मानसून आ रहा है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी
मानसून, जिसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोलते हैं, मानसून यह किसका परिणाम है? विषुवतीय पछुआ पवनों का। किसका? का। पर जब भारत में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में वर्षा हो रही है, वर्षा होती है, यानी कि तमिलनाडु में, मुख्य रूप से तमिलनाडु थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, तमिलनाडु में तब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस समय जो वर्षा हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? ये जब नीचे शिफ्ट करेगा, यह जब वापस में अपनी स्थान में आएगा, यह वापस अपने स्थान में भी आएगा ना, नॉर्थ में जाएगा तो फिर अपने स्थान में भी वापस आएगा। तो पवने वह वाणिज्य पवने हैं। क्या है वो? वाणिज्य पवनों के द्वारा। तो यानी कि भारत का शीतकालीन मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून कुछ नहीं है, वह क्या है? वह उत्तरी पूर्वी पछुआ पवनों का ही प्रकार है। भारत का लौटता मानसून या फिर शीतकालीन मानसून क्या है? वो क्या है? वह है उत्तरी पूर्वी वाणिज्य पवने ही हैं। क्या है वो? जिस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून विषुवतीय पछुआ पवने हैं, उसी प्रकार से शीतकालीन मानसून क्या है हमारा देश में? वह लौटता हुआ मानसून है, जिसका आप यहां पे भी देख सकते हो, मैंने दिखाया और डायग्राम में बताया है आपको कि वाणिज्य पवनें जैसे ऊपर से नीचे आ रही हैं और जहां पे ये दोनों टकरा रहे हैं, अब जब ये बेल्ट नीचे शिफ्ट करेगी, ये बेल्ट जब नीचे शिफ्ट करेगी तो ये वाणिज्य पवनें भी नीचे शिफ्ट कर जाएंगी, और इस कारण भारत में मानसून होता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थ्योरी ये बोलती है कि वायु दाब पेटियों के उत्तर और दक्षिण के खिसकने के कारण यह भूमंडलीय पवने यानी कि सदाबाहिनी पवने ही भारत में वर्षा करती हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा यदि वाणिज्य पवनों द्वारा होती है तो शीतकालीन वर्षा वाणिज्य पवनों द्वारा होती है। ठीक है, यह इसकी फाइंडिंग्स है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो फिर आज इसकी क्लास में इतना खत्म करते हैं आज इसका। कल हम जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़ेंगे और तिब्बतन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट इसमें?